किसी के भी मन की बात जानने के 3 तरीके होते हैं। ये 3 तरीके बड़े ही सिंपल है। यदि आप इन 3 तरीकों को सही तरीके से समझ लेते हो तो आप किसी के भी मन की बात जान सकते हो। तो आइए अब जानते हैं एक छोटी सी बौद्ध कहानी के माध्यम से कि आप किसी के भी मन की बात कैसे जानोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था और छोटे भाई ने एक दिन सोचा, खेत में बहुत ज़्यादा जानवर आते हैं और फसल को नुकसान कर देते हैं। बड़ा भाई अंधा है, गांव में भी बैठा ही रहता है। क्या करता है, उसको खेत में बैठा देता हूँ। वो एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है और अपने अंधे भाई को खेत में ही बैठा देता है और कहता है कि यदि कोई जानवर की आहट आए तो वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देना, ताकि वो जानवर हमारे खेत से भाग जाए, हमारी फसल को कम नुकसान होगा। अब वो बड़ा भाई भी अपने छोटे भाई की बात मानकर खेत में रहना शुरू हो गया। वहाँ रहते उसको काफ़ी दिन हो गए। एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आया और वो खेत की बाड़ को तोड़कर वहाँ से भाग गया। तभी उसका पीछा करते करते एक राजा आया। वो राजा उस अंधे आदमी से पूछता है कि भाई, मैं एक जानवर का पीछा कर रहा था, क्या तुमने किसी जानवर को देखा है? उसने कहा कि राजा साहब, मैं तो आंखों से अंधा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो जानवर जो भागा वो आपके लायक नहीं है, आप उसका पीछा मत करो। राजा ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ। ये तो अंधा आदमी है, ये भला मुझे कैसे बता सकता है कि वो जानवर मेरे लायक नहीं है? राजा ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात हुई? तुमने ऐसा क्या देख लिया उस जानवर में कि वो जानवर मेरे लायक नहीं है, शिकार के लायक नहीं है? तभी वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, वो हिरण नहीं है, हिरणी है, और वो गर्भवती है, और गर्भवती हिरणी का शिकार कोई राजा नहीं करता है, इसीलिए वो आपके लायक नहीं है। अब वो राजा और हैरान रह गया। राजा ने सोचा कि ये तो अंधा आदमी है, इसको भला कैसे पता चल गया कि वो गर्भवती है? राजा ने उस अंधे आदमी को कुछ भी नहीं कहा और अपने सेनापति को कहा कि किसी भी हालत में जो हिरण भागा है उसको पकड़ना ही होगा, और वो भी जिंदा, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि वो गर्भवती है या नहीं। क्योंकि ये अंधा आदमी बड़ा विश्वास के साथ ये बात कह रहा है कि वो एक गर्भवती हिरणी थी और वो हमारा शिकार नहीं है। क्योंकि अगर वो सच में गर्भवती हिरणी है तो वो हमारा शिकार नहीं है, क्योंकि हम तो हिरण का पीछा कर रहे थे। तभी वो सेनापति वहाँ से जाता है और उस हिरणी का पता लगाता है। थोड़ी देर बाद जब सेनापति वापस आता है तो वो राजा से कहता है कि राजा साहब, बात बिल्कुल सही है, वो एक हिरणी थी और वो गर्भवती थी। अब राजा ने सोचा, अब इस अंधे आदमी को कैसे पता चला कि वो हिरणी थी और गर्भवती थी? ये तो अंधा है। यदि कोई आदमी अंधा भी नहीं होता है तो भी उसको कैसे पता चल जाता है कि हिरणी गर्भवती है? ये तो बड़ा पार की है। अब मुझे इस बात को जानना ही है, इस आदमी ने कैसे पता लगाया? तभी वो राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और कहता है, भाई, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुमको कैसे पता चला कि वो हिरणी गर्भवती है? क्योंकि तुम तो अंधे हो, तुम्हें तो ये भी पता नहीं चलेगा कि कोई जानवर तुम्हारे खेत में आया है, वो हिरण है या कोई दूसरा जानवर। लेकिन तुमने तो ये भी पता कर लिया कि वो हिरणी है और वो गर्भवती है। तुमको कैसे पता चला? तभी वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, जब आप उस हिरण का पीछा कर रहे थे तब वो भागती हुई मेरे खेत में आई। मेरे खेत की जो बाड़ है वो इतनी ऊंची नहीं है, बहुत छोटी है। क्योंकि वो हिरण होता वो उसको फांद कर चले जाता, लेकिन ये जो हिरणी थी वो बाड़ को तोड़कर भागी। क्योंकि अगर वो कूद कर जाती कि उसके बच्चे को या उसको नुकसान हो सकता था, और इसी बात पर मैंने पता लगा लिया कि वो गर्भवती थी, इसीलिए वो हिरणी बाड़ तोड़कर वहाँ से निकल गई। तभी राजा को समझ आया कि यह आदमी भले अंधा है लेकिन है बड़ा ज्ञानी, इस आदमी से कुछ काम निकलवाना चाहिए। तभी वो राजा वहाँ से अपने नगर चला जाता है। 2-4 दिन निकल जाने के बाद वो अपने सेनापति को भेजता है कि उस अंधे आदमी को अपने रजे में लेकर आओ। तभी वो सेनापति आता है और उस अंधे आदमी को राजा के राजमहल चलने के लिए कहता है। अंधे आदमी को पता था कि राजा कुछ न कुछ मुझे ऐसा काम जरूर देगा जो राजा पक्का मुझे मुसीबत में डालेगा, लेकिन राजा साहब का ऑर्डर था, इसीलिए उसको महल चलना ही था। और अंधा आदमी और सेनापति दोनों
राजा के महल चल दिए। जब वो महल गया और महल जाते ही तो राजा साहब ने एक सवाल पूछा कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं और बड़े ही पारखी है, आपको किसी भी बात का पता लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तुम मुझे ये बताओ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। तभी वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब जाने दीजिए, ऐसी बातों पर कुछ नहीं रखा। आपकी शादी को इतना साल हो गए और अब आपको इस बात को जानना है। राजा ने कहा, नहीं, मुझे इस बात को जानना है और तुम मुझे बताओ, नहीं तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। वो अंधा आदमी कहता है, राजा साहब ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। आपकी पत्नी को मेरे साथ अकेला छोड़ना होगा। तभी वो राजा इस बात पर हामी भर लेता है और अपनी पत्नी को उस अंधे आदमी को एक कमरे में छोड़ देता है। तभी वो अंधा आदमी राजा के पत्नी को कहता है, आप मेरी एक उंगली को पकड़िए। इस बात पर वो रानी बहुत गुस्सा हो गई और उस अंधे आदमी को पकड़कर पीटने लगी, कभी हाथों से, कभी लातों से, तो कभी उल्टा पटक पटक कर उस अंधे आदमी को उस राजा साहब की रानी ने पीटा। उसके बाद उस अंधे आदमी ने जैसे तैसे वहाँ से छुड़ाकर राजा के पास भागकर आया और कहा कि राजा साहब, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। इस बात पर राजा बहुत हैरान हुआ और राजा अपनी तलवार निकालता है और सीधा अपनी रानी के पास जाता है और कहता है, रानी, मैं तुमसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका सच सच जवाब देना, और यदि तुमने झूठ कहा मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। वो राजा पूछता है, तुम मुझे बताओ, तुम पतिव्रता हो या नहीं। तभी वो रानी कहती है कि राजा साहब, भले मुझे मार देना, पर मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा अपने मन में एक तरफ से खुश भी हुआ कि अंधे आदमी ने कहा वो बात सत्य निकली। वो राजा उस अंधे आदमी के पास आता है और आकर उस अंधे आदमी से पूछता है, भाई तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। तभी वो अंधा आदमी कहता है, देखिए राजा साहब, मैंने आपकी पत्नी को सिर्फ इतना सा कहा कि आप मेरी एक उंगली पकड़ लीजिए, और इस बात पर आपकी पत्नी इतना गुस्सा हो गई कि मुझे लात गुस्सों से पीटा। अब ज़रा आप सोचिए, मैंने तो सिर्फ उंगली पकड़ने को कहा था, भला कोई औरत पराये मर्द को कैसे छू सकती है। और इसी के चलते मुझे पीटा। लेकिन जब उन्होंने मुझे पीटा तो वो तो हाथ पैर सब कुछ मेरे ऊपर लगा दिए। वो भी तो एक छूना ही हुआ, क्योंकि पतिव्रता नारी कभी पराये मर्द को छुएगी नहीं। नहीं तो मैंने उंगली पकड़ने के लिए कहा, तभी आपकी पत्नी को मना कर देना था, लेकिन उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया और मेरे पूरे शरीर को छू लिया। तो आप ही बताइए, तो वो नारी कैसे पतिव्रता हो सकती है। उसके बाद राजा ने कहा कि सच में कोई ज्ञानी आदमी हो तो तेरे जैसा हो। तो उसके बाद राजा कहता है कि मेरा एक लास्ट सवाल का जवाब और दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। और वो राजा कहता है, मुझे ये बताओ, क्या मैं सच में अपने पिताजी का बेटा हूँ या फिर किसी और का। वो आदमी कहता है, राजा साहब, इस बात से आपको क्या लेना देना, आप किसी की भी औलाद हो, लेकिन हो तो इस नगर के राजा। राजा ने कहा, नहीं, क्योंकि पूरे समय ये बात मेरे अंदर अटकी रहेगी, इसीलिए मुझे इसका जवाब दे दो, इसके बाद तुम भले चले जाना। इसके बाद वो अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको इसका जवाब यहीं पर दे दूंगा, बस आप वादा करो कि आप गुस्सा नहीं करोगे। राजा ने कहा, नहीं, कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, जो भी सही बात हो वो तुम मुझे बताओ। इसके बाद वो अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, आप हो तो अपने पिता का ही पुत्र, लेकिन आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की साया पड़ी हुई है। उसके बाद राजा और गुस्सा हो गया और तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, जो भी बात हो मुझे सच सच बताना, और मुझे सच नहीं बताया तो मैं आपके सामने यहीं पर आत्महत्या कर लूँगा, कि मुझे ये बताओ कि मैं सच में अपने पिता का पुत्र हूँ। इसके बाद वो माँ कहती है कि तू है तो अपने पिता का ही पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की साया पड़ी हुई है। मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह कांच में देख रही थी, तभी मुझे कांच के अंदर से एक कंजूस सेठ नज़र आ जाता है और उसी की छाया तुम्हारे ऊपर पड़ गई। उसके बाद वो राजा उस अंधे आदमी के पास आता है और कहता है कि मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे ऊपर एक कंजूस आदमी की छाया पड़ी हुई है। तभी वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब,
आपने मेरे से 2 सवालों के जवाब ले लिए और उस सब का जवाब मैंने आपको बड़े ही सरल तरीके से दिया। अब तक कोई दूसरा राजा होता मुझे बहुत सारा धन दे देता, पर आपने मुझे अभी तक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। और उसी बात पर मैंने पता लगा लिया कि आप बहुत कंजूस हो। तभी वो राजा मुस्कुराने लगता है और कहता है, आप जो भी मांगोगे वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कोई बात सही है या गलत है? तुम किसी भी सवाल का जवाब कैसे ढूंढ लेते हो? तभी वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, कि मैं तो वैसे ही अंधा हूँ, नहीं तो मेरी आंखें होती तो किसी के भी मन की बात भी जान लेता हूँ। मन की भी एक भाषा होती है, लेकिन उसे आदमी की बॉडी से देखा जाता है कि आदमी अपनी बॉडी से, अपनी आँखों से, अपने होठों से, अपनी जीभ से कैसी क्रियाएं करता है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं देख सकता, इसीलिए मैं क्रिया से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, और वो आदमी कैसे काम करता है, किस तरीके से करता है, उसके आधार पर मैं उसका पता लगा लेता हूँ कि उस आदमी के मन में क्या चल रहा है। उसके बाद वो अंधा आदमी राजा साहब से कहता है कि राजा साहब, किसी के भी आदमी के मन की बात जानने से पहले हमें अपने ऊपर काम करना होगा, और वो काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना पड़ेगा। 3 जो तरीके हैं वो तरीके बड़े सिंपल हैं, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा जो काम है वो है हमारे मन को एकत्र करना होता है। हम अपने मन को एकत्र कर देते हैं और उसे वर्तमान में ले आते हैं। इसके बाद ही हम लोगों के मन की बात जान पाते हैं, क्योंकि अगले जो आदमी है अपने मन में वर्तमान में सोच रहा है। हमें भी अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उसके मन की बात जान पाते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो वो जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, उसकी बात कैसे जानेंगे? किसी के भी मन की बात जानने से पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा और वर्तमान में लाना होगा। इसके बाद ही हमें ये 3 तरीके बताने वाला हूँ। उन 3 तरीकों से बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बात जान सकते हो। इसके बाद वो अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, उसमें से पहला तरीका है आँखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आँखों में ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आँखें बोलती नहीं, पर बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी की आँखों का इशारा समझ जाते हैं तो हम जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे पास तो आँखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से ये विद्या सीख रखी है। बहुत सालों पहले मेरे पास आँखें थी। उस समय मैं लोगों के मन की बात आँखों से ही जान पाता था। आपको किसी के आदमी की आँखों के अंदर बहुत सी बातों से गौर करना होगा, जैसे कि वो कैसी आंखें झपका रहा है, वो किधर देख रहा है। यदि उसकी आंखें इधर उधर घूम रही है, जैसे कि जब आप बात कर रहे हो तो वो आंखों को किस तरफ मोड़ रहा है, ऊपर मोड़ रहा है, नीचे मोड़ रहा है, या आसपास में मोड़ रहा है, या उसकी आंखें खुश नज़र आ रही है या फिर उसकी आंखें निराश नज़र आ रही है। जैसे कि एक चोर होता है, उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। उसी तरीके से जैसे कि चालाक आदमी होता है, उसकी आंखें भी एक अलग तरीके की होती है। जब आप किसी की आंखों में देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा उसके आंखों की एक भाषा होती है। जैसे कि एक सिंपल सा तरीका है कि किसी आदमी को ये पता लगाना है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है नहीं, तो उसकी आंखों पर ध्यान देना। यदि वो ऊपर साइड में देख रहा है, अपनी आंखों को यदि अपने माथा की तरफ ऊपर लेके जा रहा है, या कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा है जिससे कि हमारे से वो झूठ बोल सके। एक तरीका और होता है, हम अगले आदमी को पूछ रहे हैं किसी बात पर यदि वो झूठ बोल रहा है तो वो हमसे नज़र नहीं मिलाएगा, वो इधर उधर देखेगा। यदि वो हमसे नज़र मिलाएगा, क्योंकि उसके अगले आदमी को डर रहता है यदि मैं उसकी आंखों में देखूंगा तो उस बात की सच्चाई का पता न चल पाए। ऐसी कुछ और भी भाषाएं होती है। जब आप आंखों में देखना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये बातें समझने आने लगेगी। दूसरा तरीका है चेहरे के हाव भाव। मन की बात को समझने के लिए मन के हाव भाव को समझना बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे आँख, होठ, मुंह से बहुत कुछ कह जाता है। यदि आप किसी के चेहरे पर गौर करेंगे
तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि व्यक्ति निराश है या उदास है या फिर खुश है या अपने अंदर क्या फील कर रहा है। उसका चेहरा बोलता है, चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बता देता है। जैसे कि यदि 10-15 आदमी खड़े हो और वहाँ पर कोई पुलिस आ जाती है और जो भी चोर होता है और अपने आप चेहरे से पता चल जाएगा कि वो चोर है, चेहरा उतर जाएगा, वो निराश हो जाएगा, वो इधर उधर देखना शुरू कर देगा और उसका गला सूखना शुरू हो जाएगा, वो साफ तरीके से बोल भी नहीं पाएगा। तो ऐसे कुछ तरीके होते हैं जिनको हमें समझना होता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, यदि कोई आदमी हमसे झूठ बोलता है, उसका गला सूखना शुरू हो जाता है, वो बार बार अपने गले को गीला करता रहेगा या वो पानी पीने लगेगा। झूठ बोलता है, उसको चेहरे पर हाव भाव आने लगते हैं। इसी तरीके से हमें आदमी के चेहरे को पढ़ना होता है कि उसकी भौहें क्या कह रही है, उसकी आंखें क्या कर रही हैं जब हम उसे बात कर रहे हैं। और तीसरा तरीका होता है हाथ के इशारे और बॉडी लैंग्वेज को समझे। मन की बात को समझने के लिए हाथों के इशारे और बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई व्यक्ति जब भी बात करता है तो अपने हाथों को जरूर हिलाता है। हाथों के साथ साथ व्यक्ति अपने शरीर से भी इशारे करता है। हाथों और शरीर के इशारों से हम समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। बॉडी लैंग्वेज को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने, झुकने, बैठने, मुड़ने, हर बार हाथ चेहरे पर लाने, हाथों को एक दूसरे से मसलने, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती है जिस पर हमें ध्यान देना होता है। मन की बात को समझने के लिए हमें बॉडी लैंग्वेज को समझना पड़ता है। यदि हम इन तीनों तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर ये तीनों तरीके समझ लेते हैं तो हम बहुत ही जल्दी आदमी के मन की बात समझ लेते हैं। क्योंकि आदमी के हाव भाव जो ऐसी बातें होती हैं जो सीधी उसके बॉडी पर दिखती है, आंखों में दिखती है, चेहरे पर दिखती है, उसकी बॉडी पर दिखती है, तो उससे हम समझ लेते हैं। बस हमें बॉडी लैंग्वेज की भाषा आनी चाहिए, उसके बाद हम बड़े जल्दी आदमी के मन की बात हाव भाव से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, पूरी तरीके से शांत करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। यदि हम किसी आदमी की बॉडी लैंग्वेज समझ रहे हैं और हम भविष्य का सोच रहे हैं या फिर अतीत में कोई घटना हुई उसके बारे में सोच रहे हैं, तो फिर हमारा दिमाग उस बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा, तभी हम अगले आदमी की बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से समझ पाते हैं। बहुत लोग जो दूसरे की मन की बात जान पाते हैं वो बस यही करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं, उसके बाद वो सब जान पाते हैं और बॉडी लैंग्वेज को समझ पाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।